गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पे। मेरा नाम नवजोत सिंह है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अपने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने अपना ह्यूमन फिजियो शुरू कर दिया था, नर्वस सिस्टम हमने खत्म कर दिया था, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में बातें हमने खत्म कर दी थी। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हमने अभी के नेक्स्ट वीडियो को बचाई थी क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़े होने के साथ साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए इसको समझना, थोड़ा ध्यान से समझना, अपने नोट्स बनाते रहना, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना एंडोक्राइन ग्लैंड। हेडिंग दे दो एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, बहुत छोटी सी, आप ऐसे याद करो, ए ट्रिपल पी डबल टी। अभी ए ट्रिपल पी डबल टी क्या है? ये ए डबल टी ट्रिपल पी ऐसे है कि ए जो है वो है अपना एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। फिर ये अपना आता है पीनल, फिर ये पिट्यूटरी, फिर ये पैराथायरॉइड, फिर ये थायराइड, उसी के साथ अपना थाइलमस। एड्रिनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, ग्लैंड सबके आगे है ग्लैंड, 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 ग्लैंड एंड ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और अपना थैलेमस ग्लैंड, ठीक है। अब हम थोड़ी इनके आगे के इनको थोड़ा और जानने की कोशिश कर लेते हैं। हम आते हैं अपने एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड को हम अपने इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। अपने नाम से ही ये बता देता है कि इसका काम क्या है। जब भी हम किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं तब ये ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन को कहते हैं एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन हमारी बॉडी में क्या करता है? हमारी बॉडी के रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। इस ग्लैंड के बारे में जानने से पहले इस सब को मिटाता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास, ठीक है। हम बात करना था अपने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी। इसके जो नाम है थोड़े बहुत मैंने लिख दिया, सुपररिनल भी कहते हैं इसे, और इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हमारा एड्रेनलिन रिलीज कर देता है बॉडी में, और एंडोक्राइन वो होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डक्टलेस वाले ग्लैंड होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड हमारा एड्रेनलिन रिलीज कर देता है बॉडी में, इससे हमारी रेस्पिरेशन रेट वगैरह बढ़ जाती है। इसे हम पहले देखते हैं ये प्रेजेंट कहां पर होता है। ये प्रेजेंट होता है हमारी किडनी के जस्ट अबव। तो लिख देते हैं प्रेजेंट जस्ट अबव किडनी, ठीक है। बिल्कुल किडनी के साथ ही प्रेजेंट होता है, दो होते हैं और दोनों प्रेजेंट होते हैं किडनी के साथ। इसी के साथ इसे हम कहते हैं 3F ग्लैंड भी कहते हैं इसे, 3F ग्लैंड। 3F ग्लैंड, 3F का मतलब फियर, फाइट या फ्लाइट। 3F मतलब कि फियर, फाइट और फ्लाइट। जब भी हम इन तीनों में से किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं तब ये एड्रिनल अपना एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज कर देता है। इसी के साथ इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं हम 4S ग्लैंड। 4S ग्लैंड का मतलब ये सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर ये सेक्स हार्मोन भी होता है और सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी होता है और शुगर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। इधर लिखते हैं 4S, 4S। सेक्स हार्मोन, शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म, उसी के साथ साथ इसे शुगर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। फिर ये सॉल्ट रिटेनिंग में भी हेल्प करता है। सॉल्ट रिटेनिंग कि बॉडी में कितना सॉल्ट होना चाहिए। और वैसे भी किडनी का काम क्या होता है? सॉल्ट रिटेनिंग आप ऐसे याद रखना है क्योंकि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ठीक है। सॉल्ट रिटेनिंग भी कहते हैं और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं अपना सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके बारे में इतनी बातें बहुत सफिशिएंट है। और रिलीज करता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ऐसे रश प्रोवाइड कर देता है बॉडी के सारे जो रेस्पिरेशन रेट होती है उसे इंक्रीज करने में हेल्प कर देता है, ठीक है। इसको एक बार रैप कर लेते हैं पूरे को। एड्रिनल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा। सुपर रीनल भी कहते हैं, इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। प्रेजेंट जस्ट अबव द किडनी, दो होते हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं।
3F ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, फियर, फ्लाइट और फाइट। जब भी इन 3 सिचुएशन में हम फंस जाते हैं तब ये एड्रिनल अपना एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद इसे 4S भी कहते हैं। 4S मतलब सेक्स हार्मोन, शुगर मेटाबॉलिज्म, सॉल्ट रिटेनिंग कैपेसिटी होती है इसकी, और सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। उसके साथ साथ एड्रिनल अपना एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो एड्रिनल के बारे में बातचीत इतनी बहुत है, तो इसको आप नोट करो, फिर हम आते हैं आगे। ठीक है भाई, अब हमारा एड्रेनल ग्लैंड खत्म हो गया, अब हम आते हैं अपने पीनल ग्लैंड पे। तो पीनल ग्लैंड के बारे में जानने से पहले थोड़ी बहुत बातें पीनल ग्लैंड के बारे में कर लेते हैं। पीनल ग्लैंड क्या होता है? पीनल ग्लैंड को हम थर्ड आईज के नाम से भी जानते हैं। पीनल ग्लैंड हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। ठीक है, पीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है अपने रूफ पे प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन के रूफ पे प्रेजेंट होता है पीनल ग्लैंड। थोड़ी बात कर लेते हैं पीनल ग्लैंड के बारे में, लिख के अब। ठीक है, तो पीनल ग्लैंड होता है, सबसे पहला लिखो इसमें बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। उसके बाद लिखो कि अपना ये प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ ब्रेन, ब्रेन की ये रूफ में प्रेजेंट होता है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे नोन एज थर्ड आई। ठीक है, तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है। इसका स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन से थोड़ा ज्यादा गहरा संबंध है, क्योंकि ठीक है, जब भी हम कहते हैं कि थोड़ा मेडिटेट करो, तो हम कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करके अपने सर के बीच में ध्यान लगाओ, तो हम वो कहते हैं कि पीनल ग्लैंड पे, ठीक है, पीनल ग्लैंड पे ज्यादा फोर्स आना चाहिए। थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। हमारे जो महाकाल थे उनका भी पीनल ग्लैंड काफी ज्यादा एक्टिवेट था। तो पीनल ग्लैंड की जितनी एक्सरसाइज होगी उतना हमारा जो होगा, न्यूरॉन्स का जो भी होगा, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी होगी, वो काफी अच्छी लेवल में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मेडिटेशन करना इसके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जो ये हार्मोन रिलीज करता है, ये ना 3 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन, सेरोटिन, और एक बहुत बड़ा नाम है, उसको आप देख लो, उसका नाम है एड्रेनोग्लोमेरुलोट्रोपिन। ठीक है, उसका नाम मेरे को भी याद नहीं आता, तो इसको हम लिखते हैं सिक्रीट्स हार्मोन मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और एड्रीनोट्रोपो, पता नहीं क्या नाम है इसका, मैं भी देख के आता है। क्या नाम है इसका? एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन। इसके बारे में नहीं पूछते इतना, एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन, ये बस मेरे को आपको थोड़ी करा दी थी, बताना था कि क्या कौन से हार्मोन होते हैं, इसके बारे में नहीं पूछते। इन दोनों को देखना, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। उसके बाद जो 7, ये ऐसा एक लौता ग्लैंड है जो 7 साल के बच्चे में डी जनरेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये ओनली ग्लैंड which starts degenerating in from 7 years। ठीक है, जो 7 साल का बच्चा होता है ना, उसके दिमाग में जो ये होता है ग्लैंड, वो डीजनरेट करना शुरू कर देता है। और जो अडल्ट होता है ना, उसमें ये फाइब्रस टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसलिए निकलना इन अडल्ट प्रेजेंट एज फाइब्रस टिश्यू। अडल्ट में ये फाइब्रस टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसको एक बार रैप कर लेते हैं अपने पीनल ग्लैंड को। पीनल ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट होता है रूफ ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट होता है। थर्ड आई के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, थर्ड आई बिल्कुल यहाँ प्रेजेंट होता है, थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और एड्रेनोग्लोमेरुलोट्रोपिन। ये देख लेना, इसको बस याद कर लेना, इतना बड़ा नाम है तो ये पीनल ग्लैंड से रिलेटेड है। बाकी इसको ऐसा याद करने का, रटने का, नाम स्पेलिंग देख मत, याद करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों देख लेना। उसके बाद ये ऐसा इकलौता ग्लैंड है जो 7 साल के बच्चे के दिमाग में डी जनरेट करना अपना शुरू कर देता है। अडल्ट में ये फाइब्रस टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसी के साथ पीनल ग्लैंड को यहाँ रैप करते हैं, फिर आते हैं आगे। ठीक है भाई, हम हमारा पीनल ग्लैंड खत्म हो गया, अब आते हैं हमारा पैराथायराइड के बारे में बात करते हैं। हमको अभी वैसे बात करनी चाहिए अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पर पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा बड़ा है और अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए उसकी बात हम करेंगे सबसे लास्ट में। अब हम शुरू करते हैं अपना पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो मेंटेन करता है कैल्शियम का लेवल को ब्लड में। ठीक है, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। तो कैल्शियम आप समझ सकते हैं, ब्लड में, हमारी बॉडी में कैल्शियम सबसे ज्यादा किस में नीड होती है? कैल्शियम की नीड हमारी बोन्स की फॉर्मेशन में होती है। तो हम इधर लिख लेते हैं पैराथायराइड के बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, मेंटेन
Ca2+ लेवल इन ब्लड, ठीक है। पैराथायराइड होता है जो अपना Ca2+ लेवल यानी कैल्शियम के लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। उसके बाद जो इसकी बात वो आती है, ये मेंटेन करता है यानी कि इट लोअर्स, ऐसे लिखना है इसको, इट लोअर्स सीरम फॉस्फेट के लेवल को भी ये फॉस्फेट के लेवल को ये नीचे रखने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है इसकी बीमारियों की। अगर ये पैराथायराइड, ठीक है, अगर पैराथायराइड डेफिशिएंसी होगी तब हमको एक बीमारी पकड़ सकती है जिसे कहते हैं टेटनी। टेटनी को हिंदी में कहते हैं लकवा। हाथ पैर ऐसे मुड़ जाते हैं ना जिन लोगों के, किसी को हो ना, ठीक है, तो टेटनी हो जाती है, वो डेफिशिएंसी से टेटनी हो जाती है, टेटनी, ठीक है। टेटनी में हाथ पैर ना मुड़ जाते हैं, हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है। और अगर इसकी एफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब हमारी जो बोन्स होती है ना वो डिके करना शुरू कर देती है। ऑस्टियोप्रोसिस एक बीमारी होती है, वो हो जाती है, एक्सेस में ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है। ऑस्टियोप्रोसिस जो ये वर्ड है ना, ऑस्टियो का मतलब यही होता है, कैल्शियम और हड्डियों से रिलेटेड होती है। घर में बुजुर्ग होंगे तो जैसे उनमें कैल्शियम की काफी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उनकी कमी आती है उनमें, तब वो एक टैबलेट लेके आते हैं, ऑस्ट्रियो कैल्शियम नाम से टैबलेट आती है, ठीक है। वो अपनी बोन्स की जो होती है ना, बोन्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, तो ऑस्टियोप्रोसिस हो जाती है। ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोप्रोसिस में हमारी जो बॉडी की जो बोन्स होती हैं वो डिके करना शुरू कर जाती हैं। इसलिए ना तो कैल्शियम एफिशिएंसी में होना चाहिए, ना डेफिशिएंसी में होना चाहिए, बिल्कुल इसका लेवल टू लेवल मैच होना चाहिए। इसलिए, ठीक है, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कोई भी ना एक्सेस में हो ना डेफिशिएंसी में हो। अगर एक्सेस में होगा तब भी दिक्कत है, डेफिशिएंसी में होगा तब भी दिक्कत है। टेटनी भाई बहुत खतरनाक बीमारी है, लकवा मार जाता है लोगों को, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, कोई काम नहीं कर सकते बिल्कुल ही भाई, ठीक है। ऑस्टियोप्रोसिस में हड्डियों का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। एक बंदा था उसकी ऑस्टियोप्रोसिस से हो गया, ठीक है, तो उसकी हड्डी का साइज इतना बढ़ गया पर उसकी जो थी ना स्किन, उसका साइज नहीं बढ़ा, तो हड्डियां फाड़ फाड़ के स्किन बाहर निकल गई, तो उसकी डेथ हो गई। मैंने पढ़ी थी एक स्टोरी किसी के बारे में, ठीक है। तो पैराथायराइड के बारे में इतनी बात सफिशिएंट है, मेंटेन करता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड में और लोअर करता है सीरम फॉस्फेट के लेवल को, डेफिशिएंसी से टेटनी जाती है और एक्सेस से ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है। इसी के साथ पैराथायराइड यहाँ खत्म करता है। अब आते हैं हम थायराइड ग्लैंड पे, ठीक है भाई। पैराथायराइड खत्म करते हैं, हम आते हैं अपने थायराइड के बारे में। पैराथायराइड हमने पहले खत्म कर दिया, थायराइड उससे पहले होना चाहिए था पर कोई नहीं, अब हो गया। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही, मतलब उसके साथ ही पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। काम दोनों के ना बिल्कुल कह सकते हैं कि से सिमिलर ही होते हैं, पैराथायराइड और थायराइड के। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में हमें समझना होता है। हमारी जो बॉडी होती है, इसके बारे में शुरू करने से पहले एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो बॉडी होती है ना, वो बॉडी हमारे सारे जो हार्मोन्स होती है ना उसे जैसे रिलीज करा उन्होंने, तो वो अपने आप में ना होल्ड नहीं करके रख सकती। जैसे रिलीज किया और अपने आप में होल्ड कर लिया, होल्ड नहीं कर सकती, उसका फंक्शन उसको थोड़ी देर बाद देना ही पड़ेगा, अपने आप में होल्ड नहीं कर सकती। पर थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है बॉडी का जो बॉडी होल्ड कर सकती है। थायराइड थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट का होता है, ये गले में प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स एरिया में प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा कि ना गोइटर, आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में, गोइटर एक बीमारी होती है, इसमें सूज जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। किस कमी से होती है, आयोडीन वगैरह कमी से होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट क्या होता है। पैराथायराइड में भी आप लिख लेना कि पैराथायराइड कहाँ प्रेजेंट होता है। पैराथायराइड भी हमारा लैरिंक्स एरिया में गले के पास प्रेजेंट होता है और थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल ऊपर ही प्रेजेंट होता है। हम इसको लिख लेते हैं कि प्रेजेंट इन द लैरिंक्स रीजन। लैरिंक्स मतलब गले का जो रीजन होता है ना, उसमें लैरिंक्स एक पार्ट होता है, उसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पैराथायराइड थायराइड एक हार्मोन रिलीज करता है, 3 हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। T4 T3 और कैलासेटोनिन, कैल्सीटोनिन ऐसा का नाम होता है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी दिक्कत आती है, कैल्सीटोनिन ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अब लिखते हैं कि ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। रिलीज करता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। इसे कहते हैं T3, इसे कहते हैं T4 और कैल्सीटोनिन कुछ नहीं कहते, ठीक है, ठीक है। T3 और T4 3 हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन, आइडोथायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है, हम इसके काम देख लेते हैं, इधर देखते हैं कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है। कैल्सीटोनिन का काम होता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो कैल्सीटोनिन कैसे लिखेगा, मेंटेन कैल्शियम लेवल ड्यूरिंग चाइल्डहुड,
बचपन के दौरान बॉडी में कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है थायरॉक्सिन और आइडोथायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन और आइडोथायरॉक्सिन का काम क्या होता है? ये मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर और हमारे ग्रोथ, टिश्यू की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखो था, मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर इसको मेंटेन कर रहा है। ठीक है, मेंटेन करता है, इधर लिख देता है मेंटेन। मेंटेन कर रहा है मेटाबॉलिज्म को, ब्लड प्रेशर को और इंक्रीजेस टिश्यू ग्रोथ। हमारी टिश्यू होती है ना, जो टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू दो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी, मैंने सेल और टिश्यू खत्म करा दिया, देख लेना, कम से कम 4 वीडियो है, उसमें सेल और टिश्यू का काम तमाम हमने कर रखा है, तो सेल और टिश्यू के बारे में देख लेना। बाकी थायरोक्सिन और आइडोथायरोक्सिन काम क्या होता है? मेंटेन मेटाबॉलिज्म, मेंटेन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज टिश्यू ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि बढ़ते बच्चे को इंक्रीज चाहिए टिश्यू ग्रोथ में। अगर सब कुछ छोटा रहेगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, थायराइड के बारे में ये बात हो गई। उसके बाद थायराइड के बारे में जो बीमारियां होती हैं वो लिख लेते हैं। अब हम लिखते हैं कैल्सिटोनिन से जो बीमारियां हो जाती हैं, कैल्सिटोनिन कमी से जो बीमारियां आती हैं। तो अगर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्सिटोनिन होगी तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी होगी ना, उससे हमको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। और जो हमारी बोन की डेंसिटी होगी वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, लेस बोन डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी मतलब मास होता है ना बोन का, जो है वेट नहीं, वेट को डेंसिटी से और वेट को मास से रिलेट मत करना, बहुत दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी इसकी डेफिशिएंसी से। बाकी ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे वो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गोइटर के बारे में बात कर रहे थे कि गोइटर क्या है। गोइटर सबको पता होता है, गोइटर हमारे गले में होता है। गोइटर जो होता है ना, जब वो होता है तब हमारी बॉडी की जो मसल्स, जो हमारे थायराइड ग्लैंड की मसल्स होती है ना, वो कर जाती है, फूल जाती है, वो हमारी सूज जाती हैं। और इधर एक जैसे होता है ना डोला बन जाता है हमारा, वो इधर एक डोला बन जाता है। आप देख लेना इमेज गूगल करके, गोइटर क्या होता है, गोइटर कैसे होता है। गोइटर होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन को हम लैब से उठा के कच्चा, तो मतलब कि ऐसे तो हार्मफुल होगा हमारे लिए अगर हम लैब से उठाएं और खाने लग जाए। तो आयोडाइज सॉल्ट होती है, टाटा सॉल्ट की ऐड देखी होगी कि हमारे नमक में कि आयोडीन है या नहीं है। ठीक है, वो देख लो ना, अब इधर देख लो ना, कैन बी क्योर्ड बाय sufficient amount of iodine, can be cured by eating। अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन खा लेंगे तब हमारी जो बीमारी है गोइटर वो क्योर हो सकता है। बाकी तो अगर जो बंदा नहीं खा रहा आयोडाइज सॉल्ट नहीं खा रहा, तो उसको तो पक्का गोइटर होगा ही। ठीक है, थायराइड के बारे में इतनी बात सफिशिएंट है, इसको आप नोट कर लो। उसके बाद हम चलते हैं आगे। खत्म कर लिया, अब आते हैं अपने थाइमस के पास। थाइमस क्या होता है? थाइमस के बारे में लिखने से पहले थोड़ा बहुत जान लो। थाइमस एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हमारे हार्ट के बहुत पास होता है। ठीक है, थाइमस हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में और इन्फेंट्स के डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है। तो अब थाइमस के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। थाइमस होता है अपना प्रेजेंट, तो होता है प्रेजेंट नियर द हार्ट, releases thyroxine hormone। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ थाइमस से क्या होता है? ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ थाइमस से हमारा जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की और इन्फेंट की, उसमें थोड़ी दिक्कत दे देता है वो। ठीक है, तो अब एक पॉइंट इसका लिखते हैं कि जो हमारी एब्सेंस ऑफ थाइमस लिखना, अब ये लिखते हैं, एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो कैन ब्रिंग about lack of lymphocyte, lymph nodes and antibodies। Absence of thymus can bring lack of lymphocytes, antibodies। एब्सेंस ऑफ थाइमस होता है, अगर थाइमस की एब्सेंस हो जाएगी ना,
तो वो डेफिशिएंसी मतलब कि बनाने में कमी कर देगा लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज के। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि जो हमारा थाइमस होता है वो हेल्प करता है, थाइमस हमारी हेल्प करता है हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। और ये सफिशिएंट है थाइमस के बारे में। एक पॉइंट है इसका जो नेसेसरी है उसको लिख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टी सेल्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करता है थाइमस, प्रोड्यूसेस टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब इसको एक बार रैप कर देते हैं और समझते हैं थाइमस को वापस शुरू से। थाइमस प्रेजेंट होता है नियर द हार्ट, हार्ट के बहुत प्रेजेंट होता है, पास प्रेजेंट होता है। उसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ थाइमस कैन ब्रिंग लैक ऑफ लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज। और इन ये एब्सेंस हो जाएगी अगर थाइमस की, तब वो हमको लैक कमी कर देगा लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज की। उसके बाद थाइमस हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद थाइमस प्रोड्यूस करता है टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट। उसके बाद थाइमस यहाँ रैप करते हैं हम। उसके बाद हमारा आते हैं अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पे जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको आप नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, सारे ग्लैंड्स हमने खत्म कर दिया। अब लास्ट हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने ऑलरेडी सारा कुछ पीछे लिख दिया। अगर नहीं लिखता तो वीडियो बहुत ही बड़ी जाती। ठीक है, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ी दो बातें मैं आपसे कर लेता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सबका बाप होता है, यानी कि सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करने में इसका मेजर रोल होता है। प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट होता है बेस में, प्रेजेंट होता है ब्रेन की, यानी कि निचले तले में प्रेजेंट होता है ब्रेन के। छोटा सा पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो होते हैं जो एक क्या कहते हैं मटर का दाना होता है ना, उसके जैसा, उससे भी थोड़ा छोटा ही होता होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग के बिल्कुल निचले तले में प्रेजेंट होता है। उसके बारे में इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। प्रेजेंट लिखा है मैंने, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट बेस ऑफ द ब्रेन। और पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं हम पिट्यूटरी ट्रॉप्सिन। देख रहे हो आप, पिट्यूटरी ट्रॉप्सिन ऊपर लिखा हुआ है। अब पिट्यूटरी ट्रॉप्सिन का काम क्या है? पिट्यूटरी ट्रॉप्सिन करता है हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने में पिट्यूटरी ट्रॉप्सिन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद मैंने इधर लिखे हुए हैं हार्मोन्स, टीएसएच, जीएच, एफएसएच, अंडरलाइन जो किया हुआ ना, वो हार्मोन्स रिलीज करता है। टीएसएच, जीएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एडीएच। अब हम बात करते हैं टीएसएच, बाकी जो भी हार्मोन्स लिखे हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डीप घुस के। टीएसएच करता है थायरोक्सिन ग्लैंड को कंट्रोल। जो थायरोक्सिन ग्लैंड होता है उससे कंट्रोल करता है। उसको आता है जीएच। जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, आप लिख लेना ग्रोथ हार्मोन। ये स्टोमेटोट्रोपिन और स्टोमेटोट्रोपिक होता है। ठीक है, अगर स्टोमेटोट्रोपिन और स्टोमेटोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं हाइपो और हाइपर सेक्रेशन के बारे में। उससे पहले आपको बताता हूँ कि हाइपो और हाइपर में क्या फर्क होता है। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हाइपो सेक्रेशन का मतलब कम सिक्रेशन, हाइपर सेक्रेशन का मतलब ज्यादा सिक्रेशन। जब जीएच हार्मोन कमी में यानी कि हाइपो सिक्रीट हो रहा है तब डॉर्फिज्म यानी कि बोनापन हो जाता है, लोग 2-2 फीट 3 दिन फुट के रह जाते हैं। और जब ये हाइपर सिक्रीट हो जाता है तब जायंटिज्म हो जाता है, लोग 7, 8.5, 9, 10 फुट जितने फुट होते हैं उतने तक ऊंचाई छू लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन जो होता है उसको हम अपने सेक्स हार्मोन्स की तरह रिलेट कर सकते हैं। उसको ऐसे बिल्कुल ही आप इक्वल मत कर देना, पर इसको रिलेट कर सकते हैं। इसका नाम होता है फोलासाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेल्स में स्पर्मोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स में हेल्प करता है और फीमेल में मैच्योरेशन ऑफ फोलासाइल में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने एलएच पे। एलएच मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है हमारी फीमेल्स में। फीमेल्स में ये हेल्प करता है, फीमेल्स में ये ग्रोलियन फोलासाइल को डेवलप करने में, मैच्योर करने में हेल्प करता है। उसके बाद ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ओव्यूलेशन मतलब कि अंडे जो फीमेल अपने ओवम बनाती है उनको मैन्युफैक्चरिंग होती है जो उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हेल्प करता है। ठीक है, एलएच हार्मोन हमारा हो गया, लुटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं इसे। उसके बाद आता है प्रोलैक्टिन और ल्यूडोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन को और ल्यूडोट्रोपिक हार्मोन को कहते हैं मैटरनिटी हार्मोन। ये तब रिलीज होता है, ये भी फीमेल में रिलीज होता है। ये तब रिलीज होता है जब एक फीमेल एक बेबी को कैरी करती है। ठीक है, एक बेबी जब उनके अंदर होता है तब ये रिलीज होता है प्रोलैक्टिन और ल्यूडोट्रोपिक। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे हम कहते हैं बर्थ हार्मोन, जो इंजेक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है और हमारे जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसे रिड्यूस करता है। अब एक बात जो हर बंदे के मन में आती है, ऑपोजिट जेंडर के बारे में जानने के लिए थोड़े से ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब कि जैसे मैं मेल हूं तो मेरे को फीमेल के बारे में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो एक बात मैं आपको बता दूंगा, जो ऑक्सीटोसिन होता है ये रिलीज करता है, मिल्क रिलीज करता है, कोलेस्ट्रॉल रिलीज करता है। और कोलेस्ट्रॉल तभी रिलीज हो सकता है जब एक मदर एक बेबी को कैरी कर रही है, उसके पहले ये रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये काफी बच्चों को दिमाग में डाउट रहता है कि भाई की ठीक है, समझ जाना अपने आप को। उसके बाद आता है हमारा एडीएच को हम कहते हैं वैसोप्रेसिन और एंटीन्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है,
एडीएच हमारी हेल्प करता है। एडीएच हमारी किडनी के पास प्रेजेंट होता है। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम वाटर प्यूरिफायर का होता है, और एडीएच का काम समझ लो ऐसा ही, एडीएच का काम भी वैसा ही होता है। एडीएच रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर की, जैसे एक बार आपने छन्नी में छन लिया हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसमें इंप्योरिटीज निकल गई। अब इंप्योरिटीज में थोड़ा बहुत पानी तो होगा, ठीक है, तो वापस वो एक बार छनता है, और जो भी वाटर होता है ना, वो सारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है, हमारी बॉडी के लिए यूज हो जाता है, और बाकी जो भी इंप्योरिटीज है वो यूरिन या स्वेटिंग के फॉर्म में बाहर हो जाती है, ठीक है। एडीएच का काम क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कंट्रोल किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है। एक बार वापस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम रैप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भाई नोट्स बना लेना, तभी मैंने इसको बड़ा बड़ा और पहले लिख दिया था। पिट्यूटरी ग्लैंड बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ट्रोप्सिन रिलीज करता है। पिट्यूटरी ट्रोप्सिन हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को मैनेज करता है, सारे जो उनके फंक्शन है, उनकी एक्टिविटीज हो रही है ना, वो सारे पिट्यूटरी ट्रोप्सिन कंट्रोल करता है। उसके बाद टीएसएच पे आता है। टीएसएच हमारा थायरॉक्सिन को कंट्रोल करता है। फिर जीएच मतलब कि ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो गया तो हाइड्रोटिज्म, कम हो गया तो ट्रोपिज्म। तो एफएसएच फोलिस्टाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेल में स्पर्मोजेनेसिस, फीमेल में मैच्योरेशन ऑफ फोलिस्टाइल। उसके बाद एलएच लुटिनेसिक हार्मोन सिर्फ और सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होता है, ग्रोथ और राइपनिंग में प्रेजेंट हेल्प करता है ये फोलिस्टाइल, टोनियल फोलिस्टाइल की। उसके बाद ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, ओव्यूलेशन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम्स। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है, मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है एलएच। उसके बाद हमारा प्रोलैक्टिन और ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन और ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन को हम मैटरनिटी हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मैचिंग में आ सकता है कि कौन सा मैटरनिटी हार्मोन है, तो ये आप देख लेना, प्रोलैक्टिन कहते हैं। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, बर्थ हार्मोन, इंजेक्शन ऑफ मिल्क रिड्यूसेस बीपी। अगर आप गांव में रह रहे हैं, फिर अगर गाय भैंस है, तो ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन के इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे वो ज्यादा दूध दे सके, तो ये ठीक है। उसके बाद आता है एडीएच। एडीएच को वैसोप्रेसिन या इंटरडिनेटिक हार्मोन कहते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और कंट्रोल करता है ये किडनी और अपने यूरिनरी ब्लैडर को। इसी के साथ हमारा ये नर्वस सिस्टम भी खत्म होता है, जो सारे ग्लैंड्स थे, हार्मोनल ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, हार्मोनल सिस्टम के बारे में। उसी के साथ हमारा हार्मोनल सिस्टम खत्म हो जाता है। सबके बारे में बात कर लिया हमने, एड्रिनल के बारे में, उसके बाद पीनियल, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड और थैलेमस के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। इसका आप नोट बनाओ, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। वैसे तो मैं सोच रहा था कि इसके बाद हम ह्यूमन न्यूट्रिशन अभी शुरू कर दें, पर फिर थोड़ी वीडियो में डालने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो थोड़ा टॉपिक वाइज उसको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम कल शुरू कर रहे हैं अपना ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में, इंजेशन और जो भी जो नेसेसरी प्रोसेस होती है ह्यूमन में, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होती है, कौन सा मिनरल कितने में टाइप, कितना कौन सा मिनरल कितने उसमें कितने अमाउंट में हमारी बॉडी में जाए तब उसकी हेल्पफुल है, और किस चीज में हेल्प करता है, जैसे कैल्शियम बॉडी के बोन्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसके बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हमने अपना नर्वस सिस्टम यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म कर दिया है। इसी के साथ आज की वीडियो में खत्म करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।